Hello students, I am Dr. Priyanka, and in the last session we have discussed the 15th chapter, that is biodiversity and conservation, and now today we are going to start with the last chapter of the biology of the session of the 12th CBSE, that is the ecological chapter, that is the environmental issues. ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे chapter 16, that is एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज बेटे आपने छोटी क्लासेस में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, ठीक है, बट नाउ आप थोड़े बड़े लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द बेसिक एनवायरमेंटल इश्यूज। अच्छा, अभी बच्चे गलती क्या करते हैं कि इकोलॉजिकल यूनिट आपकी 17 मार्क्स की है बोर्ड एग्जाम में। अभी बच्चे क्या करते हैं कि जो भी उन्होंने 6, 7, 8, 9, 10, 11th में जितना भी उन्होंने, 11th में तो नहीं है खैर इकोलॉजी एज सच, बट जो उन्होंने 10th में तो साइंस में आप ये सारा कुछ पढ़ते ही आए हैं, बट जो आपको लिखना है बोर्ड में आपके वो लैंग्वेज एनसीईआरटी की होगी। दैट्स व्हाई आई एम कीप्स ऑन राइटिंग एवरीथिंग विद शॉर्ट फॉर्म्स। छोटे छोटे फॉर्म्स में आई विल गिव यू अ राइट अप सो दैट यू विल कैन एबल टू ग्रास्प मोर थिंग्स, राइट। सो ऐसे ही आपको वो वाली लैंग्वेज का यूज करते हुए बोर्ड पेपर नहीं लिखना है। अगर वो पूछ लेते हैं कि व्हाट इज एयर पोल्यूशन, व्हाट इज इट्स कंट्रोल, सो यू विल हैव टू बी स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। उसके बाहर का कुछ आपको नहीं लिखना है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जैसे कि आई एम ऑलवेज कीप्स ऑन रिपीटिंग फ्रॉम द सेशन 1 टू नाउ टिल नाउ कि बेटे पेपर आप लोगों के समझ से चेक नहीं होता है। सीबीएसई बोर्ड एक की प्रोवाइड करती है आंसर की, उसमें अगर ये पॉइंट आप मेंशन करेंगे तो वो नंबर मिलेंगे, नहीं करेंगे तो वो आपको नंबर नहीं देंगे, वो आपका नंबर वहीं पे कट कर देंगे। सो हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करते हैं सम इम्पोर्टेंट बेसिक डेफिनेशन से। तो डेफिनेशंस, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एल्गल ब्लूम की। अभी हम बात करते हैं एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक algae due to presence of large amount of nutrients in water। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एल्गल ब्लूम की कि एल्गल ब्लूम क्या है, तो एल्गल ब्लूम की अगर मैं सिंपल और शॉर्ट तरीके से बात करूं तो एल्गल ब्लूम इज नथिंग बट जस्ट अ ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक एल्गी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर। उसकी वजह से क्या है, काफी मरीन लाइफ ऑफ ओशंस एंड सीज एंड प्लांट्स आर अफेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं बायो मैग्निफिकेशन की, बायो मैग्निफिकेशन की, अगर मैं बायो मैग्निफिकेशन की बात कर रही हूं तो बात कर सकते हैं इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन of toxicant at successive trophic levels। सो बायोमैग्निफिकेशन की बात क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने पिरामिड ड्रॉ किए थे, तो पिरामिड ड्रॉ में हम लोगों ने क्या किया था बच्चे कि एक से एनर्जी ट्रांसपोर्ट 10% रिड्यूस हो रही है। ऐसे ही अगर मैंने कोई टॉक्सिसिटी कंज्यूम करी है तो उस टॉक्सिसिटी का भी मैग्निफिकेशन होगा एट अ हायर लेवल, राइट।
इसको कह देंगे बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक बेसिक टर्म की, डिफॉरेस्टेशन। अभी देखो डिफॉरेस्टेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th 7th 8th क्लासेस से। नहीं, अभी आपको वैसे नहीं पढ़ना है कि 6th 7th 8th से क्लासेस से जो आप पढ़ते आ रहे हैं कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट बच्चे छोटी लैंग्वेज में लिखते हैं। नहीं, अगर आप ये लिख के आएंगे आपको नंबर 0 मिलेगा, 2 नंबर गए पानी में। एनसीईआरटी के स्पेसिफिक लैंग्वेज के हिसाब से आपको पेपर लिखना है इकोलॉजी का। अगर आप उसे अपनी लैंग्वेज में सोचना चाहेंगे या सोचेंगे कि अगर हम लोगों का क्वेश्चन आ जाता है एयर पोल्यूशन क्या है, या व्हाट इज पोल्यूशन, या व्हाट इज दिस, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, और आप सोच रहे हैं कि हम लोग 6th 7th में हम लोगों ने, तो बहुत ईजी है, हम लोगों ने 6th 7th में जो डेफिनेशन पढ़ी हुई है हमें तो आती है, हम वही लिख के आएंगे। गलत, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बिकॉज फ्रॉम द फर्स्ट सेशन टिल नाउ आई एम कंप्लीटली रिपीटिंग द सेम थिंग कि यू हैव टू बी स्पेसिफिक टू योर एनसीईआरटी। जो आपकी एनसीईआरटी में लैंग्वेज लिखी है स्पेसिफिक, वही लैंग्वेज वही वर्ड यूज करोगे तो नंबर मिलेंगे। बाकी अगर सोच रहे हो कि 6th 7th 8th की हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा है कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, तो उसमें नंबर गए आपके, उसमें आपको नंबर आधा भी नहीं मिलेगा। दैट इज माई गारंटी, राइट। तो डिफॉरेस्टेशन एनसीईआरटी कह रही है कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज इनटू non-forested areas. This is the deforestation according to NCERT which will be suited for the 12th class student. 12वीं क्लास के बच्चे के लिए ये डेफिनेशन है, ना कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। हर पेपर में हर बार ऐसा होता है कि मोस्टली स्टूडेंट हर पेपर में डिफॉरेस्टेशन पे क्वेश्चन आएगा, या व्हाट इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो वो लिखेंगे कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज डिफॉरेस्टेशन। नहीं, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट बस कर दो। अभी कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज इनटू नॉन फॉरेस्टेड एरियाज। अभी वो फॉरेस्टेड एरिया चाहे आपके बैरन है, चाहे आपके कुछ भी हैं, चाहे वो आप फार्मिंग के पर्पज से यूज कर रहे हो, किसी भी पर्पज से यूज कर रहे हो, तो वो आपकी डेफिनेशन है, ठीक है, नॉन फॉरेस्टेड एरियाज। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट्स समथिंग flowing, maybe sewage or industrial effluents over large water body. So effluents, industrial effluents का मतलब है बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब अगर मैं बात करती हूं नेक्स्ट की, मेरी आ जाती है यूट्रोफिकेशन की। न्यूट्रोफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई विल मार्क इट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमेशा पक्का इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पे आप लिखेंगे नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, natural aging of lake by nutrient enrichment of its water. ठीक है, so this is called eutrophication. Next हम लोग बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी हम लोग मेंशन करेंगे natural occurring
phenomena responsible for heating of Earth's surface and atmosphere ठीक है। इसके साथ ही हम लोग नॉइस को भी डिफाइन करेंगे। अनडिजायर्ड डिस्टर्बेंस और हाई लेवल ऑफ साउंड, डिस्टर्बेंस और हाई लेवल ऑफ साउंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओजोन होल की। लार्ज एरिया ऑफ थिन्ड ozone layer, large area of thin ozone layer over Antarctica, so for example इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि दिस इज योर अर्थ, ये आपकी ओजोन लेयर है, O3, ठीक है। कहीं कहीं से ये इसकी एक स्पेसिफिक थिकनेस है, अगर ये थिकनेस कहीं कहीं एरिया में बिल्कुल रिड्यूस हो रही है तो आप उस एरिया को ओजोन होल कह देंगे। अभी अगर तुम लोग ये लिख के लाओगे, अगर अपनी छोटी क्लासेस में जो तुम पढ़ के आए थे कि देयर इज अ होल इन ओजोन लेयर, वेरी गुड, बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो लिख के आना है द थिनिंग ऑफ थिकन ओजोन लेयर एट सर्टेन पॉइंट और अ सर्टेन रीजन ओवर द एंटार्क्टिका इज कॉल्ड द ओजोन होल, राइट। नेक्स्ट बात कर सकते हैं पोल्यूटेंट्स की। तो एजेंट्स, फैक्टर्स which cause pollution is called pollutants, right। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पॉल्यूशन। तो वही अपनी 6th-7th वाली डेफिनेशन लिख ली, गो विद द एनसीईआरटी, एंड एनसीईआरटी इज सेइंग undesirable change in physical, chemical और biological characteristics of air, water, land, which cause damage to animals, plants, humans, and other architectural structures. Right, other architectural structures.
नेक्स्ट आ जाता है आपका रिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिफॉरेस्टेशन। अभी रिफॉरेस्टेशन में बात करेंगे प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग of a forest that was removed at some point of time in the past. So कभी पास्ट में अगर वो रिमूव्ड कर दिया गया, ये मत लिख देना रिफॉरेस्टेशन का कि टोटल रिप्लांटेशन ऑफ प्लांट, जो वो बच्चों वाली लैंग्वेज में आंसर्स हम लोगों को मिलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग फॉरेस्ट दैट वाज रिमूव्ड एट सम पॉइंट एट द टाइम ऑफ पास्ट, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको हम झुम कल्टीवेशन और झुमा कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग मेंशन कर सकते हैं फार्मर्स कट डाउन ट्रीज एंड burn the plant's remnants as is used as a fertilizer, and the land then used for farming. The land is then used for farming or grazing cattle, ठीक है। फिर उसको यूज किया जाता है कैटल ग्रेजिंग के लिए, अलग अलग उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्नो ब्लाइंडनेस। स्नो ब्लाइंडनेस, स्नो ब्लाइंडनेस में हम लोग बात करेंगे द इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया। बेटे इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन हो जाता है बैडली, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया कॉज्ड बाय high dose of ultraviolet beta rays from sunlight, ठीक है। तो जब उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब कॉर्निया व्हाइट कलर का हो जाता है, जिसकी वजह से नहीं दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि पॉल्यूशन की। दिस इज द इम्पोर्टेंट बेसिक डेफिनेशन विच शुड बी यूज्ड इन दिस चैप्टर। नाउ आफ्टर दैट वी गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, दैट इज पॉल्यूशन। दैट द होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड द टर्म पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन कैन बी, हम लोगों ने अभी बात की कि इट इज द अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर, राइट। और यू कैन से और सॉइल टू, ठीक है। दूसरा, agents that bring about such an undesirable
change are called pollutants. ठीक है, जो agents are functioning as an undesirable change are called pollutants, right? अभी एक एनवायरमेंटल एक्ट हुआ था, ठीक है, उसका बारे में एनसीईआरटी इज गिविंग ब्रीफ व्यू कि एनवायरमेंटल एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था? ये 1986 टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर, to improve the quality of air of our environment, जिसमें से आपका अदर फैक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया एंड सॉइल हो गया। तो 3 एस्पेक्ट आ गए आपके, 1, 2 और 3, जिसमें उन्होंने बताया कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में आपकी क्वालिटी ऑफ एयर या क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, या क्वालिटी ऑफ, सिंपल सा लिख लो, क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट, जैसे एयर को, वाटर को एंड सॉइल को, तो उसको कह दिया गया। अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एयर पॉल्यूशन and its control. Air pollution and its control. अभी इसमें हम लोग लिख सकते हैं air pollution is an undesirable changes in physical, chemical, or you can say biological characteristics of air. तो एयर में होने वाला फिजिकल, केमिकल और कोई भी बायोलॉजिकल चेंज अगर हो रहा है ड्यू टू सम ऑफ द केमिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, आप उसको कह दोगे पॉल्यूशन। ठीक है, अभी एयर पॉल्यूशन reduce growth, दूसरा yield of crops and cause premature death of plants. तो ऑब्वियसली प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर या एयर ही पोल्यूटेड रहेगी तो प्लांट्स ही ग्रो नहीं कर पाएंगे, द प्लांट्स विल नॉट सर्वाइव, द प्लांट्स विल बी डेड इन सच केसेस। ठीक है, दूसरा इफेक्ट इसका जो मेन इफेक्ट आ रहा है, अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये कैसे अफेक्ट कर रहा है? ऑब्वियसली हम लोग क्या हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन क्या है? हमारा O2 को, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेना। अभी हमारे पास फिलहाल अभी भगवान जी ने ऐसे कोई फिल्टर्स नहीं दिए नोज नॉस्ट्रल्स में कि भाई एटमॉस्फेयर में जहां जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहां कैच कर लो, बाकी तो नहीं। ऐसा नहीं होता ना, हम लोग पूरा एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है वो पूरा ही ब्रीद इन करते हैं। अभी ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसके अलावा भी अलग अलग पॉइजनस गैसेज, एफ्लुएंट्स एंड द पोल्यूशन इज ऑल्सो प्रेजेंट विच इज द अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अभी the harmful effect depends on the concentration of pollution
the concentration of pollutant, दूसरा duration of exposure, duration of exposure, and तीसरा the organisms. ठीक है. अभी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, CPBC, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन CB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. Particulate matter of size 2.5 micrometer or less cause greatest harm. अभी क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैसे डिफाइन कर रहा है एक पोल्यूटेंट को, कि उसका साइज देख के, कि अगर वो 2.5 मिलीमीटर से या माइक्रोमीटर से ज्यादा बड़ा है, सो दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड और लिस्टेड एज अ पोल्यूटेंट. ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन, ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन health, including breathing, respiratory problems, irritation, inflammation, and damage to lungs, and premature death of newborns. Death of newborns. Right. Now, नेक्स्ट बात करेंगे स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, smelters, other industries, release particulate and gaseous air pollutant. Right. So स्मोक के स्टैक को थर्मल पावर प्लांट में स्मेल्टर्स के थ्रू रिलीज किया जाता है, जो कि वेरी वेरी हार्मफुल चीज है. ठीक है. तो अब हम लोग ने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज एयर पॉल्यूशन. नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस इट्स कंट्रोल. So we're going to discuss the control of air pollution. Control of air pollution. तो सबसे पहले very 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 important electrostatic precipitator. इसका अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप डायग्राम जरूर बना के आएंगे, बिना डायग्राम बना के नहीं आएंगे. डायग्राम मस्ट, डायग्राम जरूर बना के आएंगे. अब डायग्राम कैसे है इसका, इसमें सबसे पहले दिस इज अ प्रेसिपिटेटर, ये इसका हुक,
ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वाटर लाइन, या जिसको स्प्रे भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहां से आ रही है क्लीन एयर। ठीक है, this is the first medium plate, this is the second medium plate, right? ये पहला। ठीक है, उसके बाद यहां से एक क्रिएट हो रहा है सक्शन, जो कि गोइंग अबव, लाइक दिस इज अ सक्टर, जो कि ऊपर की तरफ यहां से डर्टी एयर अंदर आ रही है। दिस इज अ पार्टिकुलेट मैटर, राइट। अभी इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म देखते हैं कि हाउ द मैकेनिज्म ऑफ दिस वर्क। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इनबुल्ट ऑफ पार्टिकुलेटर। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला डायग्राम देखूं तो दिस डायग्राम कैन बी स्क्रबर, और अगर मैं नेक्स्ट वाला डायग्राम बोलूं कि नेक्स्ट वाला डायग्राम क्या है, तो नेक्स्ट वाले को मैं कह सकती हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक नेक्स्ट वाले को कह सकती हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, अभी इसमें क्या मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को क्या कह रही हूं, very important, this diagram is very important। ये पार्टिकुलेटेड मैटर है, ये जो है हमारे, ये पार्टिकुलेटेड मैटर है बच्चे। ठीक है, अभी ये जो पार्टिकुलेटेड मैटर है, ऑब्वियसली इसको अगर मैं डिस्चार्ज कोरोना मैटर पार्टिकल और इसके अंदर वाला नेगेटिवली चार्ज्ड वायर, और बाकी जो भी आ रही है, बाकी ये जो लाइंस के फॉर्म में दिखाया हुआ है, दिस इज अ क्लीन एयर। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, दिस इज अ डर्ट पार्टिकल्स, और यहां से आपकी डर्टी एयर एंटर हो रही है। डर्टी एयर विल बी एंटर्ड फ्रॉम हेयर एंड clean air will be given out from here. The discharge corona, the small particles. ठीक है, so this is the B diagram of electrostatic precipitator. This is the device used to remove air pollutant.
एयर पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए डिवाइस इन्वेंट हुई है। जैसे एयर फिल्टर्स आजकल आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, द एक्सेस हाईली पोल्यूशन। एयर फिल्टर्स आप मॉल्स में, मार्केट्स में जाते हैं, सो यू सी एयर फिल्टर्स। सो वो एयर फिल्टर्स क्या है? यही तो है वो एयर फिल्टर्स फॉर द बेटर यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो वो ये एयर फिल्टर्स का काम यही है। तो अगर मैं इसका यूसेज लिखूं, ठीक है, अगर मुझको इस पे 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आप डायग्राम बनाएंगे 2 मार्क्स में और इसके पे लिखेंगे कि इट इज वाइडली यूज्ड वे ऑफ रिमूविंग particular matter from the exhaust। घरों में चिमनीज लगी हुई हैं, एग्जॉस्ट फैन लगे हैं। बट वो बेटे इतनी ज्यादा एयर को प्योरीफाई करने में असक्षम है। बट दिस मेथड इट कैन रिमूव you can say 99% particulate matter present in the exhaust of a thermal power plant। थर्मल पावर प्लांट में इट कैन रिमूव टोटली, थर्मल पावर प्लांट में इट कैन रिमूव अराउंड 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन अ गिवन रीजन। ठीक है, नेक्स्ट इट हैज अ इलेक्ट्रोड वायर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज इलेक्ट्रोड वायर्स, सेटअप आप जरूर दिखाएंगे। ठीक है, एंड अ स्टेज ऑफ कलेक्टिंग फेज। कलेक्टिंग फेज का मतलब है जो भी डर्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, सबसे पहले उसका काम क्या है? उसको कलेक्ट करना। कलेक्ट करने के बाद उसका क्लीन अप होगा, कलेक्ट करने के बाद उसका प्योरिफिकेशन स्टार्ट होगा। बट द प्राइमरी थिंग जो कि एयर फिल्टर करता है कि जो भी आपका डर्टी पार्टिकल या डर्टी एयर एंटर हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर में, सबसे पहले इट हैव टू प्योरीफाई इट with the help of negatively charged electrodes। अभी इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है बेटे कि जैसे कि नेगेटिवली चार्ज, अगर मेरे को अगर हम जैसे कपड़े धोते हैं, कपड़े कैसे धोते हैं हमारे कपड़ों पे कोई डर्ट होती है, फिर हम लोग उस पे साबुन यूज करते हैं, बेस थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। तो क्या करता है, बेस उस डर्ट पार्टिकल को सराउंड कर लेता है, सरफेस टेंशन थ्योरी जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। फिर उससे जब आप उसको थोड़ा सा वो पुश ऑफ करते हैं तब वो निकल जाता है। इन द सेम मैनर में आप एक डिस्चार्ज कोरोना ऑफ पॉजिटिवली चार्ज में भी, ठीक है, फील्ड नेगेटिवली चार्ज पे जनरेट कर देते हैं। उस नेगेटिवली चार्ज फील्ड को जब भी जनरेट करते हैं तब एक ऑरा क्रिएट हो जाता है नेगेटिवली फील्ड पर, और जब वो ऑरा क्रिएट हो जाता है नेगेटिव फील्ड पर तब वो जो ऑटोमेटिकली एयर है, वो जो नेगेटिव है, वो वहीं के वहीं ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव में, वो वहीं पे रुक जाते हैं और जो बाकी सारी एयर है वो एज इट इज बाहर निकल जाती है। ठीक है, सो इसमें नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं द इलेक्ट्रोड हैज अ वायर्स, द इलेक्ट्रोड वायर्स आर maintained by या maintained at several thousand volts, which produce a corona that releases electrons। ठीक है, that can release electrons, it can produce। Next is these electrons
attach to the dust particles, giving them a net नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन नेट नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, राइट। द कलेक्टिंग फेज कि अगर मैं बात करती हूं कलेक्टिंग फेज की, तो कलेक्टिंग फेज क्या है कि जब आपने डर्ट पार्टिकल्स को कलेक्टिंग फेज में या कलेक्टिंग फोनेन या फर्नल में डाल दिया, तो वो इलेक्ट्रोड्स का काम स्टार्ट हो जाता है वहां पे कि वो पॉजिटिवली चार्ज कोरोना रिलीज करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन बाउंड उस पे आ जाता है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन बाउंड पार्टिकल पे इंक्रीज कर जाता है, वो धीरे 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 इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं आर ग्राउंडेड एंड हेंस attract the charged particles, ठीक है। लास्ट का इसका हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन कलेक्टिंग फेज, जैसे कि यहां पे और यहां पे, अगर मैं यहां पे एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी देखूं और यहां पे एक चार्ज पार्टिकल की या एयर की वेलोसिटी देखूं, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू, तभी तो एक ग्रेडियंट प्रेजेंट क्रिएट होगा। अब जब एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा तभी तो पार्टिकल्स लाइकवाइज आएंगे एंड दे कैन बी प्योरिफाइड, राइट। क्योंकि जब भी आपको किसी चीज को प्योरीफाई करना पड़ता है तो आपको जबरदस्ती करनी पड़ती है प्योरिफिकेशन के लिए, तो वो प्योरिफिकेशन उसके लिए ग्रेडियंट क्रिएट होना जरूरी है, और वो ग्रेडियंट जो भी क्रिएट होगा वो ये करेगा, ठीक है। वो ग्रेडियंट क्रिएट का काम होता है वो जो इलेक्ट्रोड वायर्स और जो इलेक्ट्रोड बेसिकली वेलोसिटी से प्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी द बेसिक थिंग कि वो एक ग्रेडियंट मेंटेन कर रहे हैं, एक ग्रेडियंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें मैं ये लिख सकती हूं कि the velocity of air between collecting phase and the stratifying phase of air will create a gradient। अभी वो स्पीड ग्रेडियंट कह लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट कह लो, चार्ज ग्रेडियंट कह लो कि एक में आपका चार्ज ज्यादा आ रहा है, एक में कम आ रहा है, ठीक है। ग्रेडियंट एंड रिमूव्स गैस लाइक, कौन सी गैसेस मेनली रिमूव करता है? सल्फर डाइऑक्साइड, फ्रॉम air। secondly the velocity, जो कि इस पॉइंट से कनेक्ट कर रहा है, of air of the plates, air plates must be low enough to allow particles to fall on them, राइट। उन पे गिरने के लिए उनकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए। अब अगर मैं कह दूं स्क्रबर, स्क्रबर का क्या काम है? तो a scrubber is used to remove gases like
SO2, SO3 from इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट सबसे ज्यादा होता है सीमेंट इंडस्ट्रीज में. सीमेंट इंडस्ट्रीज, the exhaust is passed through a spray of water और लाइम. लाइम का क्या फॉर्मूला होता है? CaO. ठीक है, लाइम. नेक्स्ट, water dissolves the harmful toxic gases through स्क्रबर. स्क्रबर के थ्रू हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस को रिमूव कर देता है. एंड फ्रॉम विद दिस रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल एंड टॉक्सिक गैसेस का जो ये रिमूवल होता है उसकी वजह से SO2 और SO3 जो गैसेस लाइक होती है वो इजीली डिसकंटिन्यूड हो जाती है. अब अगर मैं एक बात बोलूं, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन caused by automobiles, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों का पोस्टुलेट्स आएगा कि प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स. पहला, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स. दूसरा, यूज ऑफ लेड, PB फ्री पेट्रोल एंड डीजल. and diesel. Next, automobiles fitted with catalytic converters, जिसमें आ जाता है आपका having expensive metals, platinum, palladium and rhodium. ठीक है, तो अगर मैं 3 की बात करूं कि ऑटोमोबाइल्स फिटेड विद कैथलिक कन्वर्टर्स हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स ऑफ प्लैटिनम, पलाडियम एंड रोडियम एक्ट्स एज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट के तौर पे दे आर यूज्ड. कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट is used to
speed up the chemical reaction by increasing or decreasing activation energy of reactants to form products. ठीक है, सो यही काम होता है कैटलिस्ट का कि इंक्रीज, मतलब अगर एक प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनकरेज यहाँ है, एक रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए यहाँ पहुंचना है, तो उसकी उस प्रोडक्ट की एक्स प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर देगा. अगर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ है और उसको कम करनी है, सो एक्टिवेशन एनर्जी विल बी डिक्रीज बाय अ कैटलिस्ट, जो कि एक मेटल, रोडियम, पैलेडियम, ये सारे मेटल एज अ यूज होते हैं इन द गिवन केमिकल रिएक्शन. ठीक है, यूज्ड एज अ कैटलिस्ट रोडियम, इसमें विच reduce the speed of emission. अभी एमिशन की स्पीड की, भाई क्या एमिशन की स्पीड है? अगर ऑटोमोबाइल कंपनीज एक पर्टिकुलर मैटर या पोल्यूटेंट रिलीज कर रही है, तो इन कैटलिस्ट के यूज से वो स्पीड कम हो जाएगी. दैट मीन्स दे आर डिक्रीजिंग द केमिकल रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करके, ताकि वो जो रिएक्शन है एट फास्ट, फॉर एग्जांपल अगर रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी 60 पर मिनट, दैट मीन्स हर मिनट में 60 पर्टिकुलर मैटर रिलीज हो रहे हैं, तो कैटलिस्ट का क्या काम होगा कि वो ही मैटर को वो 30, 35 या 20 से रिड्यूस कर देगा. अभी वो 30, 35 और 20 से रिड्यूस करने का क्या मतलब है कि वो एक ही मैटर को डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी को तोड़ के एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है फॉर द होल केमिकल रिएक्शन इन द ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री. एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस. ठीक है, अभी पॉइजनस गैसेस की कर देता है इन द फॉलोइंग वेज, इन द फॉलोइंग मेनी ऑफ द वेज में वो केमिकल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिलीज कर रहा है. मेटल्स हो गया, लाइक प्लैटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, रोडियम हो गया. ठीक है, अभी इसमें प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ कैटलिस्ट होना जरूरी है कि अगर मशीन्स खुद ही पोल्यूटेंट इंक्रीज कर रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर मशीन बहुत पुरानी हो गई है, तो उनमें एक सब्सटेंस जो कि पॉइजनस गैसेस को अल्टीमेटली रिलीज करना होता है, तो वो फिर उन इंडस्ट्रीज की इंस्पेक्शंस की जाती हैं, पॉल्यूशन चेक किए जाते हैं कि वेदर द इंडस्ट्री इज रिलीजिंग दैट अमाउंट, उसकी जो मशीन्स है दैट अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट और इट इज एक्सीडिंग द लिमिट. राइट, अगर उसकी एक्सीडिंग लिमिट हो रही है तो वो मशीनरी तुरंत बंद कर दी जाती है. अगर वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में मशीनरी निकाल रही है, एक सूटेबल अमाउंट में पॉल्यूटेंट निकाल रही है जो कि एक लिमिट के है, जो कि जिसका इतना बड़ा हाथ नहीं है एनवायरमेंट को गंदा करने के लिए, सो उसको बरकरार. वरना ऑटोमोबाइल कंपनीज की जो मशीन्स होती हैं, दे आर यूजिंग, स्टार्टिंग में क्या होता था कि उनका इंजन, उनका जो मशीन है, मशीनरी इंजन है, दैट विल बी अराउंड 25 ईयर्स पुरानी उनकी मशीन्स हो जाती थी, एंड दे आर स्टिल यूजिंग दैट मशीन्स. और उनकी मशीन्स इतना ज्यादा एक्सप्रोप्रिएटिंग पोल्यूटेंट अमाउंट निकालती होती थी, विच इज polluting the environment, which is polluting the air most appropriately in many ways. गैसेस रिलीज करके, एमिशन रिलीज करके, पॉल्यूटेंट पर्टिकुलर पार्टिकल रिलीज करके, सो ऐसा रिलीज करके दैट होल विल बी रिलीजिंग दैट अमाउंट इन द वेरी, यू कैन से इन वेरी बिग अमाउंट, बहुत बड़ी मात्रा में एक इंडस्ट्री निकाल रही है. और फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एक इंडस्ट्री अगर स्टार्ट होती है तो 1-2 मिनट के लिए तो स्टार्ट नहीं होती, इट इज वर्किंग होल डे एंड नाइट.
अगर होल डे एंड नाइट में वो कितना ज्यादा पर्टिकुलर मैटर एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर रही होगी या रिलीज कर रही होगी, और स्पेशली सीमेंट इंडस्ट्रीज या ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज, क्योंकि उनमें गाड़ियां बनती हैं, ट्रेन, मेट्रो, जितना भी मेटल्स का काम होता है, कटाई, चटाई, जो भी काम होता है, उनमें हेवी मात्रा में ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, हार्मफुल, जो कि ब्लड को बिल्कुल गंदा कर देते हैं अगर हम लोग वो इनहेल करेंगे, वो जब वो रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में, दैट विल बी वेरी 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 पॉइजनस एंड अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, क्योंकि उसमें हाई अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट। और अगर हाई अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट इन दैट लेवल, so it will be very dangerous. लंग्स ट्रांसप्लांट के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज की वजह से ही उनका इतना लंग कैंसर के पेशेंट ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉल्यूशन ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें से वो ये सारी चीजें ऑटोमोबाइल्स कंपनीज का स्पेशल चेक रखते हैं। So we'll end up with this here. This chapter will be we are stopping the chapter here. In the next session, we are going to start with how the proper sequential steps are made, कि जिससे कि हम लोग ऑटोमोबाइल्स को चेक इन कर सकते हैं, ठीक है, और कौन से बेस्ट इंडस्ट्रीज में मशीन्स यूज करना अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द CBPC इंक्लूडेड है, राइट। So this will in next class in next session, and till now we are end up with here. इसमें से आज का important topic जो 5 नंबर का आएगा वो आएगा एयर फिल्टर्स, जिसमें स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर दोनों का डायग्राम बना के दोनों को जस्टिफाई करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली 3 मार्क्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का डायग्राम आएगा, ठीक है। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।